टारगेट सल्यूट गाइस। आज हम क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 5 का पार्ट 3 करने जा रहे हैं, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। एज आई हैव मेंशन्ड बिफोर, ये चैप्टर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो एग्जाम्स में पूछी जाती है, सो इस चैप्टर में स्पेशल ध्यान दीजिएगा। जैसा कि आपको याद होगा, हमने इस चैप्टर को 5 ब्रॉड टॉपिक्स में डिवाइड किया था फॉर इजियर अंडरस्टैंडिंग, और आज हमें स्टार्ट करना है एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर, अर्थ जो है हमारा प्लैनेट, ये एक गैशियस लेयर से सराउंडेड होता है। मतलब बहुत सारी गैसेस की एक लेयर है जो हमारे अर्थ को सराउंड करती है, चारों तरफ से कवर करती है, और इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। ये जो लेयर है ये बहुत सारी गैसेस कंटेन करती है, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेनी अदर गैसेस। लेकिन ये पतली सी ब्लैंकेट ऑफ एयर जो है, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है कि हमें इसे सेपरेटली पढ़ना पड़ रहा है? एक्चुअली इसके दो मेन रीजन है विच मेक इट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये हमें वो एयर प्रोवाइड करता है जो हम ब्रीथ करते हैं, और दूसरा सन की जो हार्मफुल रेज होती हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं, उससे ये हमें प्रोटेक्ट करता है। सो बेसिकली दिस हेल्प्स इन सपोर्टिंग लाइफ। अगर ये ना हो तो एयर भी नहीं होगी, हम ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, और सन की हार्मफुल रेज भी हमें नुकसान पहुंचा सकती है। इसके बेसिक फीचर्स क्या हैं? ये 1600 किलोमीटर्स तक की हाइट तक एक्सटेंड करता है हमारे अर्थ के सर्फेस से, और ये बेसिकली 5 लेयर्स में डिवाइडेड है बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स, जैसे कि कॉम्पोजिशन, टेम्परेचर और कुछ और प्रॉपर्टीज। तो इसका मतलब ये जो पांचों लेयर हैं ये एक दूसरे से थोड़ी डिफरेंट होती हैं, अपने कॉम्पोजिशन में भी, वहाँ पे जो टेम्परेचर है उसके बेसिस पे भी, और इनकी और भी प्रॉपर्टीज आपस में डिफरेंट होती हैं। व्हाट आर दीज 5 लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर? हम उनको पढ़ लेते हैं इन ऑर्डर ऑफ दैट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सर्फेस। जो अर्थ के सबसे पास वाली लेयर है उसको हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं। उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और लास्ट में एक्सोस्फियर। अलग अलग लेयर्स में अलग अलग चीजें होती हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है दैट इज मेनली मेड अप ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये दो गैसेस हैं जो सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन में हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। दे टुगेदर मेक अप अबाउट 99% ऑफ क्लीन ड्राई एयर, क्योंकि नाइट्रोजन का परसेंटेज है 78% और ऑक्सीजन का परसेंटेज है 21%। बाकी 99% इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। व्हाट डज दिस मीन? बहुत ही सिंपल है। अगर आप 100 ml गैस लेंगे तो उसमें से 78 ml नाइट्रोजन होगा, 21 ml ऑक्सीजन होगा, और बाकी जितनी भी गैसेस हैं सब मिला के बनेगा 1 ml। तो वॉल्यूम के हिसाब से अगर हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालें, सो दिस इज द परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय वॉल्यूम ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। ये जो गैसेस हैं हमारे एटमॉस्फेयर की, सबका कोई ना कोई फंक्शन होता है, एंड दैट इज व्हाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीजन आपको मालूम है दैट इज द गैस विच सपोर्ट्स लाइफ। जो लिविंग थिंग्स होती हैं उसमें से मैक्सिमम को ऑक्सीजन चाहिए होता है टू सर्वाइव। नाइट्रोजन जो होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नाइट्रोजन की जरूरत होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए। स्पेशली प्लांट्स में नाइट्रोजन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और थर्ड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गैस है, लेकिन ये हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ही छोटे प्रोपोर्शन में है, क्योंकि आपको मालूम है 1% में बहुत सारी गैसेस आती हैं, तो उसी में से एक कार्बन डाइऑक्साइड भी। लेकिन इतने छोटे परसेंटेज में होने के बाद भी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये क्या करता है? हमारा जो अर्थ है वो हीट रेडिएट करता है, मतलब सन से हीट अब्सॉर्ब करता है और फिर धीरे धीरे उसको रिलीज करता है। ठीक है, तो जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो इस हीट को रोक लेता है और कंप्लीटली एस्केप नहीं करने देता। एंड व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये हमारे प्लैनेट को वार्म रखता है, एक ऐसे टेम्परेचर पे रखता है जिसपे लाइफ सर्वाइव कर पाए। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ये हीट अब्सॉर्ब ना करे तो ये सारी हीट एस्केप कर जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा, और अर्थ इतना ज्यादा ठंडा हो जाएगा कि यहाँ पे लाइफ ही नहीं सर्वाइव कर पाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इट हेल्प्स इन अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, जिससे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं और प्लांट्स ग्रो कर पाते हैं। एटमॉस्फेयर के 2-3 और इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, जैसे डेंसिटी, टेम्परेचर और प्रेशर। ये थोड़ा टेक्निकल हो सकता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए यहाँ पे स्पेशल ध्यान दीजिएगा। एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी होती है वो सी लेवल पे मैक्सिमम होती है, और जैसे जैसे आप हाइट पे चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ये डेंसिटी कम होती जाती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है दैट वेरीज विद हाइट। वो हाइट के साथ चेंज होती है, ये कांस्टेंट नहीं है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम। ठीक है, इसी के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज है, टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेज विद हाइट। इसीलिए आपको मालूम होगा कि माउंटेन्स में, हिल स्टेशन में टेम्परेचर थोड़ा ठंडा होता है, कूल होता है, राइट? वो इसीलिए क्योंकि वो एक हाइट पे सिचुएटेड है। जैसे जैसे आप हाइट में ऊपर जाते जाएंगे एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम हो जाएगी और टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, मतलब ज्यादा ठंडा होने लगेगा। तो अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो काफी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, व्हाई डू क्लाइंबर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद देम? जो क्लाइंबर्स होते हैं, माउंटेनियर्स होते हैं, वो सब अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स कैरी करते हैं। ऐसा क्यों? उसका आंसर यही है जो अभी हमने पढ़ा, क्योंकि जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हो वैसे वैसे एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम होती जाती है। डेंसिटी कम होती जाती है मतलब जो गैसेस की प्रेजेंस है वो कम होती जाती है।
उनका कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाता है और इसी डिक्रीज इन डेंसिटी की वजह से क्लाइंबर्स को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। दे एक्सपीरियंस प्रॉब्लम्स इन ब्रीदिंग और इसीलिए उनको अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स कैरी करने पड़ते हैं जिससे वो हाई ऑल्टीट्यूड्स पे, हाइट्स पे आराम से ब्रीथ कर सके। तो डेंसिटी और टेम्परेचर के साथ साथ एक और चीज आती है, प्रेशर। एटमॉस्फेयर जो है वो अर्थ के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है और यहाँ पे भी ये प्रेशर पूरे अर्थ पे कांस्टेंट नहीं है। दिस डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एक जगह पे ज्यादा हो सकता है, दूसरी जगह पे कम हो सकता है, लेकिन इससे एक बहुत ही कॉमन फिनोमेना आता है जो हम सब ने अपनी डेली लाइफ में एक्सपीरियंस किया। एयर जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे मूव करती है, ठीक है। तो जहाँ पे एयर का प्रेशर हाई होता है वहां से एयर मूव करना स्टार्ट करती है कहाँ पे, जहाँ पे एयर प्रेशर लो होता है। और ये जो मूवमेंट ऑफ एयर है इसको कहा जाता है विंड, मतलब हवा। हम कहते हैं ना हवा चल रही है, वो यही होता है कि एयर जो है वो हाई प्रेशर पॉइंट से लो प्रेशर पॉइंट पे मूव कर रहा होता है। आपने देखा हमारे जो डेली लाइफ के फिनोमेना है वो कितने ज्यादा साइंस और सोशल साइंसेस से रिलेटेड होते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि विंड्स फॉर्म बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रेशर होता है और इसीलिए विंड्स बनती है। एंड नाउ वी कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है? ये एक नैरो जोन ऑफ द अर्थ है जहाँ पे हमें लैंड, वाटर और एयर तीनों साथ में मिलते हैं और इसीलिए बायोस्फीयर कंटेन्स लाइफ, क्योंकि आपको, मुझे, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं सबको रहने के लिए लैंड, वाटर और एयर तीनों की जरूरत है, राइट। इसीलिए जहाँ पे भी लैंड, वाटर और एयर आपस में इंटरेक्ट करते हैं वहीं पे लाइफ पॉसिबल हो पाती है और उसी जगह को हम कहते हैं बायोस्फीयर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि बायोस्फीयर इज ओनली फाउंड ऑन अर्थ। ये और किसी प्लैनेट पे अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता हुआ पाया गया। तो आगे हो सकता है हमें मालूम पड़े, पर फिलहाल तो नहीं है। और जैसा कि आपको मालूम ही होगा, अर्थ पे अलग अलग टाइप के, अलग अलग साइज के ऑर्गेनिजम्स हैं। छोटे छोटे माइक्रोब्स भी हैं जो हमें दिखाई नहीं देते बिना माइक्रोस्कोप के, और बड़े बड़े मैमल्स भी हैं। तो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, मतलब हम भी, ये सब एक दूसरे से भी कनेक्टेड है और बायोस्फीयर से भी कनेक्टेड है। और ये जरूरी भी है हमारे सर्वाइवल के लिए। कोई भी स्पीशीज इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकती। हम सबको एक दूसरे की जरूरत है टू सर्वाइव। बायोस्फीयर में जो भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। और इनका एग्जिस्टेंस इसीलिए पॉसिबल होता है क्योंकि अर्थ के जो सारे डोमेन्स हैं, लैंड, वाटर एंड एयर, वो सब आपस में इंटरैक्ट करते हैं और एक दूसरे को किसी ना किसी वे में अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब डिफॉरेस्टेशन होता है, मतलब जब हम पेड़ काटते हैं, तो दैट लीड्स टू सॉइल इरोजन। तो लैंड इज अ पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर, राइट। तो लैंड पे सॉइल है, लेकिन उसको इरोड कौन करता है? वाटर और विंड। तो देखा, एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं ना। इसी तरह से जब नेचुरल कैलामिटीज आती हैं, जैसे अर्थक्वेक आता है, तो वो भी अर्थ के सर्फेस को चेंज कर देता है। जब सुनामीज आती हैं तो हो सकता है लैंड जो है वो पानी के अंदर सबमर्ज हो जाए, मतलब डूब जाए। जैसे कि जब इंडिया में सुनामी आई थी तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के कुछ आइलैंड्स पानी के अंदर सबमर्ज हो गए थे। जब हम रिवर्स को, लेक्स को पोल्यूट करते हैं तो वाटर भी पोल्यूटेड होता है, जो दूसरी फॉर्म्स ऑफ लाइफ को भी हार्म करता है। मतलब वाटर में जो लाइफ है उसको भी, और जो एनिमल्स उस पानी को पी रहे हैं उनको भी। तो आप देख सकते हैं कि एक तरह से हमारी सारी एक्टिविटीज एक दूसरे को इफेक्ट करती हैं और लैंड, वाटर और एयर भी एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है। और इसी से एक और चीज कॉज होती है, विच इज ग्लोबल वार्मिंग। ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा, इसके ऊपर बहुत डिस्कशन भी होता है, बहुत ही कॉमन टॉपिक है डिबेट्स और ग्रुप डिस्कशंस का, राइट। तो ये होता क्या है? इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही है कि इंडस्ट्रीज से, हमारी व्हीकल्स से, हमारी गाड़ियों से, थर्मल पावर प्लांट से, मतलब जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, ये सारी चीजें जो हैं ये हमारी एयर को, एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करते हैं, क्योंकि ये हार्मफुल गैसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। और इस पोल्यूशन में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एटमॉस्फेयर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन बहुत ही छोटी क्वांटिटी में, मतलब 1% से भी कम, है ना। तो जब ये पोल्यूट करती हैं और हार्मफुल गैसेस और कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में रिलीज करती हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ओवरऑल क्वांटिटी है हमारे एटमॉस्फेयर में वो बढ़ जाता है। और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या काम करता है? वो अर्थ की हीट को पूरी तरह से एस्केप नहीं करने देता है। अर्थ से जो हीट निकल रही होती है उसको अब्सॉर्ब कर लेता है। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा तो जितनी हीट वो अब्सॉर्ब कर रहा है वो भी बढ़ जाएगी। अब हीट ज्यादा अब्सॉर्ब हो रही है तो इसका मतलब ज्यादा गर्मी हो रही है, और इसीलिए पूरे वर्ल्ड का ग्लोबल टेम्परेचर राइज कर रहा है। इसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। एंड दैट इज व्हाई इट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि हम किस तरह से रिसोर्सेज को यूज करते हैं इस पे ध्यान दिया जाए, और अर्थ के सारे डोमेन्स में हम एक बैलेंस मेंटेन कर पाए, तभी हम अर्थ को और बायोस्फीयर को, लाइफ को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। इसी के साथ चैप्टर 5 कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था और अगर आपको ये आसानी से समझ में आ गया, इंटरेस्टिंग लगा, तो एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब तो बनता है। I'll see you guys next time with the next chapter. तब तक के लिए stay safe and study well. Bye bye.